नमस्कार। बच्चे हैं अनमोल परिचर्चा के 24वें खंड में आपका पुनः स्वागत है। आज के खंड में विशिष्ट महानुभावों के साथ हम पुनः उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी शिक्षाविद हैं और वर्तमान में भारतीय शिक्षा शोध परिषद के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी के बाएं आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर शैली अवस्थी जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। डॉक्टर शैली अवस्थी जी पेडियाट्रिक विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं केजीएमयू में। तो हमारे अभिभावक डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो क्या बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, और अगर बच्चे प्रभावित होंगे तो उनको कैसे देखभाल उनकी की जाए, किस तरीके से उनका पालन पोषण किया जाए ताकि उनको किसी भी तरह की क्षति ना होने पाए। इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं और मैं इनका एक एक करके कोशिश करके आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले तो ये कि कोरोना में क्या बच्चों को ज़्यादा प्रभाव होगा, तो इसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। जब टीकाकरण नहीं है कोरोना के अगेंस्ट बच्चों के लिए, तो हमारे बच्चे हमें लगता है सुरक्षित नहीं है। परंतु अभी एक नेशनल पूरे देश में सीरो सर्वेलेंस हुई। इस सीरो सर्वेलेंस में ब्लड निकाल के देखा गया कि कोरोना से लड़ने की क्षमता कितने प्रतिशत लोगों में है। तो उसमें ये पाया गया कि हमारे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लगभग 60-65% एडल्ट बड़े अथवा बच्चों में भी कोरोना से इन्फेक्शन हुआ होगा, उनके ब्लड में सीरो कन्वर्जन है। तो इसके मतलब ये कि अगर किसी बड़े को कोरोना हुआ घर में और उसी घर में कोई बच्चा रहता है या आस पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ और बच्चा रहता है, तो बच्चे को उससे कोरोना मिला और बच्चे में एंटीबॉडीज़ बढ़ गई। तो अब ये एंटीबॉडीज़ बढ़ गई हैं, तो यद्यपि कि बच्चे को टीकाकरण नहीं हुआ तब भी बच्चे को प्रोटेक्शन होगा। अब बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग दो तरीके मानते हैं। एक तो या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए स्वतः, या उसको हम आर्टिफिशियल इन्फेक्शन देते हैं वैक्सीनेशन के माध्यम से। तो वैक्सीनेशन तो नहीं है, पर कुछ बच्चों में 60% बच्चों में शायद एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जो संभवतः बच्चे की रक्षा कर सकेंगी। शब्द है संभवतः और रक्षा करना। तो हमें अपने बच्चों को बहुत, हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, उनको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टीकाकरण नहीं है। जो एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई है हम उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमें पता नहीं क्या होगा। पर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि विश्व भर में, इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन में, जब भी बच्चों को कोरोना होता है, कोविड होता है, तो बच्चों में इन्फेक्शन माइल्ड होता है, हल्का होता है, उतना भारी, उतना गंभीर नहीं होता जितना कि बड़ों में होता है। तो ये हमें संतोषजनक बात लगती है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें ये भयावना हो सकता है जितना कि बड़ों में होता है। तो वो कौन से बच्चे हैं? वो ऐसे बच्चे हैं जिनको फेफड़े की बीमारी है, जैसे दमा है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, या वो बच्चे जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि उनको कैंसर की दवा चल रही है, जैसे कि उनको स्टीरॉइड्स चल रहे हैं किसी कारण के लिए, या बच्चों को और लंबी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है। तो आपके प्रश्न में पुनः आते हुए कहना है कि हाँ, तीसरी लहर में जो लोग प्रोटेक्टेड नहीं हैं वैक्सीन द्वारा या इन्फेक्शन द्वारा, वो रिस्क में हैं, और उस श्रेणी में हमारे बच्चे भी आते हैं। और हमारे बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन होगा, और बच्चों का टीकाकरण 3-4 दिन पहले ही हमारे गवर्नमेंट ने स्वीकृति कर दी है कि 12 वर्ष से ऊपर बच्चों में जाइडस कोवैक्सीन का टीका परमिटेड है, तो वो लगवाना है। तो हमें ये कहना है सभी अभिभावकों से कि आप माता पिता, जितने भी घर में लोग बड़े हैं 18 वर्ष से ऊपर,
वो तो सब तुरंत जाके टीकाकरण अपना करवा लें, जिसमें कि वो बीमारी लेके बच्चों के पास ना आए। दूसरा, बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो यदि बच्चा स्कूल भी गया तो बच्चा बिना लक्षण के कोरोना घर में ला सकता है, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। हम उसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो वो बच्चा आपको इन्फेक्ट ना कर सके, अपने दादी को, दादा को, भाई बड़े को ना कर सके। तो बड़ा ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। और एक बड़ा मुश्किल प्रश्न आपने पूछा है कि कब आएगी तीसरी लहर। इसका किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं, ये प्रश्न तो बहुत दिन से चल रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, विद्यालय खुल चुके हैं, 1 सितंबर से छोटे क्लासेज भी शुरू हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खुल चुके हैं। तो बच्चों को कैरियर न बनने दें, उनको मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करने के लिए निरंतर बोलते रहें। डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी जी, भाई साहब, क्या ऐसा कोई मार्गदर्शन आप करेंगे कि जिससे अभिभावक इस भय से दूर हों कि बच्चा जाएगा तो संक्रमित हो जाएगा, तो संक्रमित होकर फिर कोई दुर्घटना में परिणत हो जाएगा? क्योंकि शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा का अभाव हो जाएगा तो पीढ़ियां बिगड़ जाएंगी। तो इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद मिश्र जी। मैं समझता हूँ कि बच्चे, उनका बचपन एक विकास की अवस्था में होता है, वो एक डेवलपिंग स्टेज में होते हैं और उनके लिए जहाँ एक तरफ शिक्षा की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी तरफ उनको शारीरिक मजबूती की आवश्यकता होती है। अच्छा संपुष्ट भोजन, उनका खेलकूद, व्यायाम, दौड़ना, खेलना और आपस में चर्चा करके बच्चों का विकास पीयर ग्रुप लर्निंग से बहुत होता है, एक दूसरे से मिलने से होता है। लेकिन हमें इसमें पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जब भी हम विद्यालय बच्चों को भेजने का उपक्रम करें तो उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ, उनके साथ मास्क, सैनिटाइज़र, अपना जल और हाथ धोने के प्रति उनको सतर्क रखने की बात बहुत आवश्यक है। सारी सावधानियां बरतनी होंगी, तभी बच्चों का विद्यालय जा कर के संक्रमण से मुक्त रहना संभव हो सकेगा। मैं समझता हूं कि विद्यालय हमारे और समाज के लोग, परिवार, सारे लोग अगर सतर्क रहेंगे तो तीसरी लहर की स्थिति शायद उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का मत है कि तीसरी लहर आने की संभावना बहुत ही न्यून है, बहुत कम है। लेकिन इसे गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए, हमें पूरी सतर्कता बरतना चाहिए। अभी केरल का उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ पर बहुत तेज़ की गति से कोरोना का संक्रमण हुआ है और उस पर पूरी तैयारी के साथ हमारी सरकारें प्रयत्न कर रही हैं। तो मैं यही परामर्श दूंगा कि हमारे विद्यालय में, समाज में, परिवारों में पूरी सतर्कता बरतना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब। तो जो भी अभिभावक इस पर चर्चा को देख रहे हैं, बच्चों को विद्यालय ज़रूर भेजें, क्योंकि बच्चों का विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरह का विकास विद्यालय में सहज तरीके से होता है, जो घर में बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी, बच्चों को पूरी किट के साथ में भेजना होगा, मास्क, सैनिटाइज़र और हाथ धोने की प्रक्रिया से भी उनको गुजारना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक विषय अभिभावकों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है, इस दौरान जो 1.5 वर्ष का समय बीता आपदा काल का, इसमें बहुत से बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हो पाए क्योंकि ओपीडी बंद हो गई थी। हॉस्पिटल्स में सिर्फ कोरोना को छोड़ के बाकी मरीजों के बारे में चिंता नहीं हो पा रही थी। तो अभिभावकों का ये कहना है कि जो वैक्सीनेशन डोजेज हमारी छूट हो गई हैं, क्या वो अभी लगवाई जा सकती हैं? क्योंकि बहुत सी जगह वो कहते हैं कि सर्टेन टाइम तक ही वो वैक्सीनेशन काम करता है, उससे ज़्यादा उम्र हो गई तो अब ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट विषय रेज किया है कि वैक्सीनेशन बच्चों के छूटे तो क्या करें। तो सबसे पहले तो वैक्सीनेशन कभी नहीं बंद हुआ था।
हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली वेव, दूसरी वेव, घोर दूसरी वेव में भी रोज़ वैक्सीनेशन खुलता था और यही समस्त सरकारी अस्पतालों में हमारे प्रदेश में रहा कि टीकाकरण, जच्चा बच्चा की सर्विस कभी नहीं बंद हुई और कैंसर, टीकाकरण, जच्चा बच्चा, कैंसर, 3 सर्विसेज कभी नहीं हम लोगों ने बंद की। बच्चे आए, पर ये ज़रूर है कि डर की वजह से, सुविधा ना मिलने की वजह से और लॉकडाउन की वजह से घर से नहीं निकल पाए बच्चे, तो टीकाकरण कम हुआ है, बच्चे आ रहे हैं। अब कुछ एक आध ऐसे टीके हैं, एक ही टीका है जिसको कहते हैं रोटा वायरस वाला वैक्सीन, वो एक उम्र के बाद नहीं लग सकता, वो 9 महीने के बाद बिल्कुल नहीं रख सकता, 8 महीना एक्चुअली, तो वो अब मत लगवाइए, आपके बच्चे का रिस्क भी कम है। पर उसके अलावा बाकी जितने टीके हैं, जैसे पोलियो का, डीपीटी का, इसके अलावा आपके पास जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का टीका है, इसके बाद आपका वारिसेला मतलब चिकन पॉक्स का टीका है, टाइफाइड का टीका है, ये सब टीके लगवाइए। हर टीकों की एक आयु होती है, तो जब आप कोई अस्पताल जाएंगे डॉक्टर के पास, तो वो आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखा देगा और वैक्सीनेशन कार्ड में लिखा होगा कि प्रत्येक टीके की कितनी डोज चाहिए, किस आयु में लगनी चाहिए, और यदि बच्चे की आयु ऊपर हो गई है तो उस डॉक्टर से पूछ लीजिए, तो वो डॉक्टर बता देगा। अब कभी कभी किसी वैक्सीन को 3 डोज में लगना है, वो डोजेस 6-6 हफ्ते के गैप में लगनी है, तो मान लीजिए आपकी डोज 1 लगी और 6 हफ्ते की जगह 6 महीने का गैप हो गया, तब क्या करें? तो ये सब डिसीजन पीडियाट्रिक डॉक्टर को ले लेने दीजिए, उनसे आप सलाह करिए और वैक्सीनेशन लगाइए। देखिए, वैक्सीनेशन आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वो जनरल प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा देता है, तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, टीकाकरण के बाद प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो कोविड से भी प्रोटेक्ट करेगी बच्चे को, क्योंकि जब इम्यूनिटी बढ़ गई तो कोविड से भी बच्चे का प्रोटेक्शन बढ़ेगा इनडायरेक्टली। तो जो आपने प्रश्न किया, हम बिल्कुल समझ सकते हैं माता पिता क्यों नहीं टीका लगवा पाए, हालांकि हम लोग खुले थे, सब लोग खुले थे, एको दिन बंद नहीं हुआ, परंतु अब आप लोग आए, अभी भी आ रहे हैं लोग, ज़रूर आ रहे हैं, आके ज़रूर टीका आप लोग लगवाइए और एडल्ट्स भी, आप लोग भी कोविड का टीका ज़रूर लगाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जो भी अभिभावक अपने बच्चों के टीके मिस कर गए हैं वो अभी भी लगवाएं और टीका आवश्यक है। बहुत सारी परिचय बातें हो गई, अब अध्यक्ष महोदय का अध्यक्षीय उद्बोधन चाहिए, तो भाई साहब आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हमारे अभिभावकों का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर अवस्थी जी और आदरणीय सौरभ जी, मुझे आपके साथ चर्चा में सम्मिलित होकर हार्दिक प्रसन्नता है। वास्तव में ये एक ऐसा महामारी के उपरांत का काल है जब तीसरी महामारी की लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसमें हमें पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और आज इस अवसर पर हमारे सारे अभिभावकों को और हम सब का मार्गदर्शन डॉक्टर अवस्थी जी ने किया है, उनका एक लंबा कैरियर और अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, हम उसके प्रति उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो जो भी अभिभावक इस परिचर्चा को देख रहे हैं, हमारे इस परिचर्चा के अगले अंक को पुनः देखें। 25वें अंक में हम लोग पुनः इसी तरह के विशिष्ट महानुभावों के साथ हाजिर होंगे। आपके जितने भी प्रश्न आज तक थे उनका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन कुछ प्रश्न नए खड़े हुए होंगे, उन प्रश्नों को आप हमें भेजिए। अगले मंगलवार 31 अगस्त को 3:30 बजे 25वें अंक में पुनः हम ऐसे महानुभावों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।